I'm Poonam Agrari welcoming you all to our channel which is Orthology. So as you all know, in my previous video I said कि जीन एंड जेफरे का टाइडल थ्योरी को हम मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट आई फील and there is something missing in my previous video because I know very well that how much everyone have a curiosity to know about our universe, how all the planet formed, how our solar system formed, how and why the planet rotating around the sun, what are the scientific reason behind that. There are a lot of questions, ठीक है, जो हमारे माइंड में आता है. इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं सभी 8 थ्योरी को टू द ओरिजिन ऑफ आ यूनिवर्स को मैं डिटेल्ड करूँगी, जिससे आप ये जान सकें क्यों कुछ थ्योरी हाइपोथेसिस ही रह गया और क्यों एट लास्ट कौन सा थ्योरी आया जिसे आज भी एक्सेप्ट किया जाता है. तो अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी. और देखते हैं कि ये कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है ये पूरा ये टॉपिक, क्योंकि 8 थ्योरी और मैं ट्राई करूंगी कि एटलीस्ट 2 थ्योरी तो मैं एक पार्ट में कवर करूं. ठीक है. और okay, let's start. So as you all know कि हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन से 8 थ्योरीज रिलेटेड है. ठीक है, तो ये 8 थ्योरी कौन कौन है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो 8 थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है गैसेस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल थ्योरी, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, इसमें मतलब 2 थ्योरी है, टाइडल थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी. बाकी सारे हाइपोथेसिस है. और हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया. अब स्टार्ट करते हैं हम अपना गैसेस हाइपोथेसिस, जो कि कांट दिए थे 1755 में. और मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रोटेटिंग मोशन पे बेस्ड प्रिंसिपल है. अब आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था. बट अब इन्होंने कहा था कि जो नेबुला है वो डस्ट एंड गैसेस से मिलके बना हुआ है. ठीक है, और वो कूल एंड मोशनलेस है. ठीक है, कोलिजन के कारण मतलब जो नेबुला के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उसमें, उनके कोलिजन के कारण उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से जो उसमें हीट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि किसी भी 2 पत्थरों को अगर रगड़ा जाए तो उसमें चिंगारी निकलता है, तो उसी तरीके से जो पार्टिकल्स है वो उसमें कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है और देन उसमें हीट डेवलप हो रहा है. हीट डेवलप होने के कारण उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण नेबुला सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगा, जिसकी वजह से उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि किसी भी चीज को बाहर की तरफ जिसका फोर्स होता है. ठीक है, जैसे हम राउंड घूमे, दो फ्रेंड्स राउंड घूम रही हैं. ठीक है, तो अगर बाय चांस राउंड पहले बचपन में हम लोग खेलते थे ना, ऐसे क्रॉस हैंड पकड़ के 2 लड़कियां ऐसे राउंड घूमती थी, तो उसमें ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहता है. ठीक है, अगर बाय चांस हाथ
छूटा तो वो बीच में आकर नहीं गिरेंगी, वो बाहर गिरेंगी। तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है फोर्स। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड होने के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स भी डेवलप्ड होता है, जो कि उसके सेंटर में होता है। बट रोटेशन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है वो ज़्यादा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के मुकाबले, ऐसा उन्होंने कहा। जिसकी वजह से वो नाइन रिंग्स में, जिसकी वजह से जो नेबुला का क्लाउड है वो 9 रिंग्स में सेपरेट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं एक प्लैनेट को ड्राफ्ट प्लैनेट या फिर बौना ग्रह बोल प्रूफ कर दिया गया है। और अब भी प्रेजेंटली 8 प्लैनेट है। और जो बचा हुआ नेबुला था, जो सेंट्रल पार्ट था नेबुला का, वो आज का प्रेजेंट सन है। अब थ्योरी के बाद, तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि मतलब इनकी थ्योरी में कमी निकाली कि क्या क्या ये मतलब नहीं बताएं। और तो क्या क्या क्रिटिसिज्म इनके थ्योरी पर था वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कांट देयर वाज अ प्रिमोडियल मैटर इन द यूनिवर्स, ठीक है। कांट ने कहा कि जो प्रिमोडियल मैटर था यूनिवर्स में वो कहाँ से आया है, इसका उन्होंने कोई भी सोर्स ऑफ ओरिजिन इनका नहीं बताया कि कहाँ से आया है ये, कैसे इसका जन्म हुआ, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। उन्होंने इवन ये भी नहीं बताया था कि उसके रोटेशन का, उसके मूवमेंट का जो इसके अंदर मोशन है, इसका क्या एनर्जी इसमें क्या लग रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स वगैरह कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हुआ था। बट क्योंकि सिर्फ पार्टिकल के कोलिजन से फ्रिक्शन डेवलप्ड हुआ और फ्रिक्शन से हीट एंड टेम्परेचर एंड रोटेशन, क्या ये पॉसिबल है, इस पे भी क्वेश्चन किया गया। कांट assume that the rotatory speed of nebula increases its size। और कांट ने कहा कि मतलब नेबुला का जो रोटेशन की वजह से तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, साथ में नेबुला का साइज भी इंक्रीज हो रहा था, जो कि टोटली अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। और इस तरीके से कांट का जो थ्योरी था वो एक हाइपोथेसिस ही रह गया। अब दूसरा हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लेप्लास, ठीक है। इन्होंने ट्राई किया मॉडिफाई करने के लिए कांट के गैसेस हाइपोथेसिस को। उन्होंने लेप्लास ने बताया कि नेबुला एक हॉट एंड मोशन में है, ठीक है। कांट ने बोला था कि ये कूल एंड मोशनलेस है, बट लेप्लास ने कहा कि नहीं, ये हॉट एंड मोशन में है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ह्यूज एंड हॉट नेबुला रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और स्टार्टिंग से ही ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। कंटिन्यूसली कूलिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट, और कंटिन्यूसली वो अपने कूल होते जा रहा है और अपने हीट को लॉस करते जा रहा है फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस से अपने, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन की वजह से, ठीक है। और अपने साइज भी इसका रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये कूल होते जा रहा है। रिडक्शन इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ नेबुला, और धीरे धीरे नेबुला जो कि बहुत बड़ा था, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, उसका साइज कम होते जा रहा है। और इस वजह से सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर रोटेशन होने लगा है नेबुला का। ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से नेबुला स्टार्ट स्पिनिंग एट वेरी फास्ट। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से नेबुला बहुत तेज से रोटेट करना चालू कर दे रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें डेवलप हो जाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होता है। ऑलरेडी कांट ने ये चीज़ कहा था अपने हाइपोथेसिस में।
अब क्या होता है कि जो उसका आउटर सरफेस है वो कंडेंस्ड होके और बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाता है। और और जो उसका आउटर रिंग है वो सेपरेट हो जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेबुला से, ठीक है, सॉरी नेबुला से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और एंड सेपरेट होने के बाद वो नेबुला के चारों तरफ मूव करने लगता है। तो ये बताया था लेप्लास ने ये सारी चीज़ें। अब जैसे कांट को फेस करना पड़ा, उनको क्रिटिसाइज किए बहुत सारे साइंटिस्ट उनके थ्योरी को, उनके हाइपोथेसिस को। तो वैसे लेप्लास की भी हाइपोथेसिस में कमी निकाली गई अदर जो उनके बाद आए थे साइंटिस्ट उनके द्वारा। तो इनमें कहा गया कि ही डिड नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ नेबुला। जैसे कांट ने सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं बताया था, उसी तरह नेबुला का सोर्स ऑफ ओरिजिन लेप्लास भी नहीं बताया। ही डिड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई डिड ओनली 9 रिंग्स कम आउट फ्रॉम द इरेगुलर रिंग्स। तो ये नहीं बताएं कि क्यों 9 ही रिंग क्यों आए, 8 क्यों नहीं आया, 10 क्यों नहीं आया। और if the sun is the remaining nucleus of the nebula as claimed Laplace ने जैसे कहा था कि जो सन है वो जो बचा हुआ रिमेनिंग नेबुला था वही था, ठीक है। तो इसमें स्मॉल बल्जेस होने चाहिए थे ना, क्योंकि ये जो उसके आउटर सरफेस को ठंडा होने के बाद जो था वो उसका आउटर सरफेस उससे सेपरेट हो गया, जिसकी वजह से ये 9 प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो उसमें थोड़े बल्जेस होने चाहिए, जैसे कि अर्थ, हमारे अर्थ में इक्वेटर के पास अगर आप देखेंगे उसके मिडिल में, अर्थ के मिडिल में यानी इक्वेटर के पास देखेंगे तो थोड़ा बल्जेस है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो होता है बल्ज। तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर ऐसा होता तो सन में बल्ज होता, लेकिन ऐसा उसके मिडिल पार्ट में, बट ऐसा तो नहीं है, सन में कोई बल्ज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द सैटेलाइट्स शुड रिवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द फादर प्लैनेट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट को अपने फादर प्लैनेट के अराउंड मतलब डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो अब आप बताएंगे कि हमारा अर्थ जो है उसके चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, वो उसका सैटेलाइट है। तो आप बताएंगे कि अर्थ का रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अर्थ का रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और हमारा जो डॉर्फ प्लैनेट है वो कौन सा है। मैंने ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। बट जो दो और प्लैनेट है सैटर्न एंड जुपिटर, इसका जो सैटेलाइट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। अनएबल टू एक्सप्लेन द peculiar distribution of present day angular momentum in our solar system। इन्होंने एंगुलर मोमेंटम जो अभी हमारे सोलर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। और इसका मेरिट क्या था कि इन्होंने बहुत अच्छे से अर्थ के इंटीरियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अर्थ के स्ट्रक्चर लेयर सारे लेयर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इनका ये आउटकम निकला था इनकी थ्योरी में। अब प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कैम्ब्रलिन ने दिया था 1905 में। ये एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें 2 हेवनली बॉडी इन्वॉल्व है। पहला था प्रोटोसन जो कि मोशनलेस और कोल्ड बॉडी था, और दूसरा था उसका कंपेनियन स्टार या इंक्लूडिंग स्टार जो मोशन में था और बहुत बड़ा भी था, ठीक है। जो प्रोटोसन था वो उसका जो बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज थी वो दूसरे अदर स्टार से डिफरेंट था, ठीक है। इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल्स थे। इसका जो पार्टिकल्स था वो बहुत ज़्यादा छोटा एंड सॉलिड था, ठीक है।
जब इंट्रूडिंग स्टार उसके क्लोज, प्रोटोसन के क्लोज आता है, तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल उससे डिटैच हो जाते हैं, उसके आउटर, प्रोटोसन के आउटर सरफेस से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि इंक्लूडिंग स्टार में ग्रेविटेशनल फोर्स था, और उसके ग्रेविटेशनल पुल फोर्स की वजह से उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स डिटैच्ड हो जाते हैं, और उसमें जो मैटर रहता है वो डस्ट, गैसेस, रॉक और फ्रेगमेंटेड, बहुत सारा डस्ट, गैसेस एंड रॉक होता है। और इस तरीके से उन सभी मैटर से जो हमारा आज का प्लैनेट है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो ये सेलेस्टियल बॉडी का जो बनता है वो प्रोटोसन के चारों ओर मूव करने लगता है, रिवॉल्व होता है। Plantesimal hypothesis not only explain the origin of the earth but also throw light on the structure of the earth, the origin of its atmosphere and continent and ocean basin also. तो जो प्लांटिसिमल हाइपोथेसिस था, ये ना सिर्फ कैसे हमारे अर्थ का या हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो उसके बारे में बताता है, बल्कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि लेप्लास ने भी बताया था अर्थ का इंटीरियर और स्ट्रक्चर लेयर अर्थ के इंटीरियर का बताया था, तो वैसे ये भी बताते हैं। और इवन ये कैसे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ, एंड कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन सबके बारे में ये बताते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये तीनों हाइपोथेसिस को कवर कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम लोग जीन एंड जेफ्रे का टाइडल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि मुझे लगता है थोड़ा बड़ा होगा और वो अकेले एक वीडियो में कवर होगा, तो इस वजह से मैंने ये तीनों हाइपोथेसिस को इसी वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। होप सो आपको पसंद आए और आप समझें, आपको समझ आए जो ये थ्योरीज ये हाइपोथेसिस, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क बाय गिविंग योर सजेशन एंड feedback in the comment box. It's really matter for me, and please do like and subscribe our channel and share as much as you can. एंड अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हुए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मेरे वीडियो को भर भर के प्यार देते रहिए। दिस इज पूनम अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।